हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एक नई तारीख पे। ठीक है, तो इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 14 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस श्रृंखला से रिलेटेड, उन सारी क्लासों को आप पहले मतलब देख लीजिएगा, या और अधिक सहजता महसूस हो आप लोगों को तो यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो ये ऐसी घटनाएं होगी जो कि 14 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बन के रह गई आज के तौर पे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ में और घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम बात करते हैं 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर हम लोग बात करते हैं 1236 ईस्वी की, यानी 1236। ये डेट यार हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़नी है। ठीक है, तो इससे मतलब इस तारीख में हमको ये याद रखना है 1236 ये वो तारीख है जो कि बाकायदा इतिहास में आज भी दर्ज है। और इतिहास में अगर बात करें तो हम लोग इसकी बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 1236 ईस्वी में हम लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि एक तुर्की शासक थी जो कि दिल्ली सल्तनत पे बाकायदा सल्तनत की गद्दी को उन्होंने संभाला, जिसको हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो नाम से बड़े ही बेहतरीन तरीके से परिपक्व होंगे सभी लोग। रजिया सुल्तान का क्या होता है? रजिया सुल्तान का निधन होता है 1240 में। 1240 में ये नाम हमें याद रखना है। इसी कारणवश ये जो हमारी तारीख है 14 अक्टूबर की, ये बाकायदा इतिहास में आज सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दी गई बाकायदा इतिहासकारों के द्वारा। एंड यार इसी के संदर्भ में और बात करें तो ये जो रजिया सुल्तान थी, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्या थी, ये भारतीय पहली महिला शासक थी, यानी प्रथम भारतीय महिला शासक, प्रथम भारतीय महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बात करें तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। और इन्हीं के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि यार इनके जो दरबार के लोग थे वो लोग इनको थोड़ा सा पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी शासिका थी कि ये पुरुषों के सामने अगर जाती भी थी तो ये पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि ये यार पर्दा प्रथा को इन्होंने त्यागा जब ये शासिका बनी, यानी 1236 ईस्वी में इनको दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त होती है और 1240 में इनका निधन हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यार केवल और केवल दिल्ली सल्तनत पे 4 साल ही इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान रही। और इसी 4 साल में इतना मतलब बेहतरीन तरीके से इन्होंने कार्य किया कि इनका नाम बाकायदा इतिहास में 14 अक्टूबर के तौर पे दर्ज करके रख दिया गया। ठीक है, तो इनसे यार वहां के जो दरबारी थे वो लोग इनको थोड़ा सा कम पसंद करते थे, क्योंकि ये पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी,
मुंह वगैरह नहीं ढकती थी, सीधा ही ये राज दरबार में क्या हो जाती थी, पेश हो जाती थी। और इन्हीं के संदर्भ में बोले तो ये जो रजिया थी ये इनको भी एक तरीके से सैन्य अभ्यास कराया जाता है और प्रशासनिक कार्यों को करवाने के लिए उस चीज का भी इन्हों क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाते हैं, ताकि आगे चल करके रजिया के माध्यम से जो भी हमारा दिल्ली सल्तनत था वो पूरी तरीके से और बेहतरीन ढंग से क्या किया जा सके, चलाया जा सके। यानी जब अन्य कोई शासक ना बचे तो रजिया को हम सुल्तान के तौर पे देखें दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो इस कारणवश ये तारीख हमारी हमेशा और हमेशा के लिए 14 अक्टूबर के तौर पे साक्षी बन के रह गई, ठीक है। बात करते हैं इसी 14 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। 14 अक्टूबर 1882 की बात करते हैं, 1882, यह तारीख भी अपने आप में अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज बाकायदा दर्ज है। क्या क्या होता है इस दिन 1882 में? हम लोगों ने नाम सुना होगा कि 1882 में एक हमारा क्या बोलते हैं पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, यानी भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसको हम पंजाब विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, कब होती है? 1882 में। और किसके द्वारा होती है? तो यह होती है इस समय 1822 में। यार हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा पॉलिटी में भी पढ़ा और हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो बेटर है नहीं उन सारी चीजों की भी क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे यह वो दौर होता है कि इस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों ने ये देखा था कि 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आकर के व्यापार करती है, ठीक है। तो यह वही दौर था कि इस समय हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, या ईस्ट इंडिया नहीं, क्राउन का शासन चलने लगता है। कब से? जब से हमारा 1857 की क्रांति होती है उसके पश्चात में, अर्थात पूरे इंडिया का जो भी प्रशासन होता है वो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा वहीं से उनका शासन चलाया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये वही तारीख है हमारी। और इसमें ये बोला गया कि ये जो पंजाब विश्वविद्यालय था ये यार ब्रिटिशर्स या जो भी हमारी अंग्रेजी हुकूमत थी उन्हीं के दौरान या उन्हीं की सरकार के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना होती है, जो कि यह भारत की स्थापित की गई चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। एंड चौथी ये थी पंजाब विश्वविद्यालय। और इतना ही नहीं, इसके पहले भी जो भी हमारे ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा 3 यूनिवर्सिटियां और भी स्थापित की जा चुकी थी, जो कि प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में स्थापित थी। ये प्रेसिडेंसी क्षेत्र क्या थे? तो ये यार हम लोगों ने पॉलिटी में अध्ययन किया है क्या कि हमारा जैसे हो गया बंगाल का क्षेत्र हो गया, बंगाल के साथ साथ मुंबई का क्षेत्र हो गया, मुंबई के साथ साथ यार बंगाल वही कोलकाता वाला, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में मद्रास का भी क्षेत्र हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में ये हमारा क्या होता है कि पंजाब विश्वविद्यालय से पहले यहाँ पे भी हमारे कुछ यूनिवर्सिटियों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके पश्चात ये चौथी यूनिवर्सिटी थी। एंड इसी के संदर्भ में अगर मैं और बोलना चाहूं तो ये पंजाब विश्वविद्यालय था, ये इस समय अर्थात 1882 में स्थापित होती है। इस समय इंडिया का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो हमारे लाहौर में होती है, पाकिस्तान लाहौर में होती है। और अगर आज की बात करें वर्तमान इंडिया में तो यार 1882 में स्थापित होती है। और इसी के पश्चात में हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं, यानी 1957 में
1957 यानी इंडिया जब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है, उसके पश्चात हमारा जब डिवाइडेशन होता है इंडिया का, तो इसी के संदर्भ में ये बोला जाता है कि जो हमारी स्थापित थी ये यूनिवर्सिटी लाहौर वाले क्षेत्र में, तो ये वहां पे स्थापित होती है, ये जानते हैं। लेकिन डिवाइडेशन के बाद इसका जो कुछ क्षेत्र था वो इधर वाले पंजाब में क्षेत्र में भी आ जाता है, यानी इंडिया वाले पंजाब के क्षेत्र में भी आ जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो पंजाब क्षेत्र था ये पहले एक ही पंजाब था, लेकिन जब डिवाइडेशन हुआ तो आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब रह जाता है हमारा कहां पे? इंडिया में। तो ये हमारे 450 एकड़ भूमि में फैला हुआ पंजाब विश्वविद्यालय था, जो कि आज वर्तमान में चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में ये क्या है? कार्यरत है। और कुछ समय के लिए जब डिवाइडेशन होता है तो कुछ समय के लिए ये शिमला और दिल्ली के क्षेत्रों तक भी क्या होता है? इसका विस्तार होता है या इन क्षेत्रों तक यहाँ पे कार्यरत होता है ये विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमें यार इस तारीख को बाकायदा याद रखनी है। 14 अक्टूबर 1882 की तारीख ये पंजाब विश्वविद्यालय के तौर पे इतिहास में आज क्या है? साक्षी बनी हुई है बाकायदा 14 अक्टूबर के तौर पे। बात करते हैं 14 अक्टूबर 1956 की बात करते हैं, यानी 1956। ये 1956 की तारीख भी अपने आप में अपनी अलग पहचान के साथ में आज इतिहास में अलग जगह बना पाई। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे, जिनको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनके कुछ अनुयायी थे। यार आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने लास्ट समय में यानी कुछ समय पश्चात में इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी इनका जो धर्म था वो आगे चल के बौद्ध धर्म अपनाते हैं बाबा साहब। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इनके जो अनुयायी थे जैसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे कुछ अनुयायी थे, कुछ नहीं बहुत ढेर सारे अनुयायी थे जो कि इन्हीं को फॉलो करते थे, यानी बाबा साहब को फॉलो करते थे। कम से कम लगभग अगर बात करें तो 3,85,000 अनुयायी इनके मतलब समर्थन में थे या बौद्ध धर्म के सहयोग में थे बाबा जी की तरफ से। तो ये इन्हीं अनुयायियों को लेकर के हमारे दीक्षा ग्रहण करते हैं, कहां पे जाकर के? यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं बौद्ध धर्म की, कहां पे जाकर के? तो नागपुर एक हमारा स्थान पड़ता है, नागपुर नाम का एक स्थान पड़ता है, वहीं पे जाकर के ये दीक्षा भूमि एक स्थान पड़ता है नागपुर के अंदर ही दीक्षा भूमि। उसी भूमि या उसी स्थान पे जाकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं बाबा साहब और उनके जो भी अनुयायी थे। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बोले तो इनके जितने भी समर्थक थे, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी समर्थक थे, उन सभी समर्थकों को बाबा साहब ने एक सलाह दी। क्या सलाह दी? सलाह ये दी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी हमारी प्रतिज्ञाएं होती हैं वो 22 प्रकार की प्रतिज्ञाओं का पालन करने की सलाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समर्थकों को दिया, जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनके समर्थक क्या करते हैं, इनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और बाकायदा इन्हीं के कार्यों का निर्वहन करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको यार हम लोग समाज सेवी के तौर पे या एक तरीके से बोले तो महान क्रांतिकारी के तौर पे, या और इनको नाम देना चाहें तो इनको हम कानून विशेषज्ञ के तौर पे भी जानते हैं या कानून निर्माता के तौर पे भी जानते हैं। हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है कि संविधान के निर्माता हमारे कौन है?
तो सबसे पहले नाम हमारा इन्हीं का आता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 1956 की, ये बाकायदा 14 तारीख के इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। इसी के संदर्भ में बात करते हैं 14 अक्टूबर में ही 1964 की बात करते हैं। 14 अक्टूबर 1964 की बात करते हैं। यह तारीख भी अपने आप में अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज दर्ज है। क्यों? क्योंकि इस दिन हम लोगों ने नाम सुना होगा, इनका भी नाम अमेरिका में काफी फेमस होता है। क्यों? क्योंकि यह भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक के तौर पे जाने जाते हैं, और समाज सुधारक के अलावा भी इनको हम लोग यार एक आंदोलनकारी के तौर पे भी जानते हैं। इस कारणवश इनको समाज के लिए या एक तरीके से बोले तो इनको एक पुरस्कार की प्राप्ति भी होती है। इस कारणवश, किस कारणवश, हम लोगों ने नाम सुना होगा कि मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग के नाम से जानते हैं, या मार्टिन लूथर जूनियर किंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ एक हमारी क्रांति चलाई थी। रंग भेद के खिलाफ एक हमारा संघर्ष किया था इन्होंने अमेरिकी समाज के लिए, जिस कारणवश इनको इस मतलब संघर्ष के लिए एक हमारा पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम लोग नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला ये किंग जो है, यह मात्र सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं अमेरिका के। मात्र इनको ये बोला जाता है कि आई थिंक 43 साल की उम्र में ही इनको क्या हो जाता है, यानी शांति नोबेल पुरस्कार जो भी है, नोबेल शांति पुरस्कार ये प्राप्त हो जाता है। और सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले मार्टिन लूथर किंग ही है हमारे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। अमेरिका के जॉर्जिया नामक प्रांत में होता है। इस कारणवश ये जो घटना है हमारी बाकायदा 14 अक्टूबर 1964 के तारीख में ये मार्टिन किंग के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई इतिहास में। ठीक है, बात करते हैं इसी 1964 के पश्चात में बात करते हैं 1986 की। 14 अक्टूबर 1986 की बात करते हैं। 14 अक्टूबर 1986 की बात करते हैं। यह तारीख भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यह क्रिकेट की दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इस दिन हमारा एक बहुत ही महान क्रिकेटर, या एक तरीके से बोले तो बल्लेबाजी का धुरंधर, जिसको हम लोग गौतम गंभीर के नाम से जानते हैं, इस दिन क्या होता है, जन्म होता है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर का क्या होता है, जन्म होता है। यह इतना शानदार बल्लेबाजी के लिए अपने प्रसिद्ध थे कि यार इतिहास में इनको क्या किया गया, बाकायदा वर्णित किया गया। और ये इनके जन्म के लिए नहीं ये इतिहास में दर्ज है, यह इनके क्रिकेट में प्रसिद्धि पाने के लिए इतिहास में बाकायदा दर्ज है। और बाकायदा इतिहासकारों ने दर्ज कर दिया। क्रिकेट में बहुत ही बड़ी ख्याति इन्होंने क्या की, प्राप्त की। यार इन्होंने एक तरीके से बोले तो जो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, ये अपने करियर की शुरुआत एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से करते हैं। इससे क्या तात्पर्य है कि इससे तात्पर्य यह है कि एक दिन में खत्म होने वाला अंतरराष्ट्रीय मैच इन्हीं के द्वारा खेला गया। और सबसे पहले गौतम गंभीर ने यहीं से अपने करियर का क्या किया, शुरुआत किया। और इतना ही नहीं, यह जो एक दिवसीय मैच होता है ये यार हमारा बांग्लादेश में होता है। कहां पे, बांग्लादेश में। होता कब है, सन 2003 में। तो 2003 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और इतना ही नहीं, 2010 और 11 के मध्य में आकर के ये यार एक दिवसीय 6 मैचों की ये भारतीय टीम के तहत कप्तानी भी करते हैं। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, जो भी हमारे टेस्ट मैच होते हैं
या टेस्ट मैच का जब शुरुआती उद्घाटन किया गया था तो गौतम गंभीर दूसरा सबसे बड़ा नाम था, सबसे अच्छा स्कोर बनाने वाला। ठीक है, तो इस कारणवश भी यह जो तारीख है हमारी बाकायदा 14 अक्टूबर में गंभीर जी के नाम पे इतिहास में दर्ज है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2018 में अभी 2-3 साल पहले ही क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया। ठीक है, और ये बाकायदा राजनीति में चले गए जो कि बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो इतनी चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इस कारणवश ये 14 अक्टूबर 1986 की जो तारीख है बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में बात करते हैं 14 अक्टूबर 1991 की बात करते हैं। 1991 ये जो तारीख है यह भी अपनी अलग पहचान को लेकर के इतिहास में आज बाकायदा दर्ज है। हम लोगों ने नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा कि मोहम्मद होसनी मुबारक, ये हमारे मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। ये नाम याद रखना, क्या नाम याद रखेंगे, मोहम्मद होसनी मुबारक के नाम से जानते हैं। मोहम्मद होसनी मुबारक के नाम से जानते हैं। इन्होंने मिस्र में यानी मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में, मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या की थी, पद ग्रहण किया था, या एक तरीके से बोले तो शपथ ग्रहण की थी। और मोहम्मद होसनी का पूरा नाम क्या था, तो इनका जो पूरा नाम था वो मोहम्मद होसनी सईद, मोहम्मद होसनी सईद इब्राहिम मुबारक था। ठीक है, तो ये नाम भी हमें क्या करना है, पकड़ करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में और बात करें तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे मिस्र के, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस कारणवश इनको क्या किया जाता है, बाद में मिस्र का राष्ट्रपति बनाया जाता है। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था अनवर अल सादत करके उनका नाम था। उनकी मृत्यु हो जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है रणनीति, पूरी रणनीति के तहत, जिस कारणवश बाद में ये होसनी मुबारक को मिस्र का चौथा राष्ट्रपति चुना जाता है। कब चुना जाता है, 14 अक्टूबर 1991 को। एंड इसी के पश्चात में और बात करें तो ये जो होसनी मुबारक जी हैं, इनके निष्कासन तक की अवधि को, अर्थात जब तक ये रिटायर नहीं होते हैं तब तक के समय को इनको हम लोग एक क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसको स्पेन की क्रांति बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें क्या करना है, याद रखना है, स्पेन की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 14 अक्टूबर की तारीख बाकायदा होसनी मुबारक के तौर पे इतिहास में आज दर्ज है। ठीक है, तो ये थी हमारी 14 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जिनका वर्णन बाकायदा हम लोगों ने आज की क्लास में बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए जय हिंद।